डायमेंशंस कर लिया, कल टेस्ट भी कर लिया, आपने अच्छा ही किया होगा, मैं मान के चल रहा हूं, है ना। छोटी कल टेस्ट नहीं दिया था ना, क्यों आता नहीं था? कर लो तो यार टेस्ट नहीं मिस करना है ना। देखो, ये कोई चैप्टर नहीं है, बट ये ऐसी चीज है जो हर चैप्टर में यूज होता है। आप इसको फिजिक्स की हल्दी और नमक दोनों समझ सकते हो। जैसे आपके घर में कोई सब्जी हल्दी की तो नहीं बनती ना ही नमक की सब्जी बनती, बट बिना हल्दी और नमक के कोई सब्जी नहीं बन सकती, बनती नहीं, बन ही नहीं सकती। दोनों चीजें निकाल दो तो आप खा नहीं सकते वो खाना। ऐसा ही कुछ हाल फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स का है। ये एक चैलेंजिंग पार्ट है, चैप्टर नहीं। एज ए फिजिक्स टीचर और एज ए फिजिक्स स्टूडेंट दोनों आपके लिए एक चैलेंजिंग पार्ट है। क्या चैलेंजिंग पार्ट है कि कई बच्चा ऑप्ट ही करता है मेडिकल की, फिजिक्स से छुटकारा हो गया अपना, ठीक है, सॉरी मैथ से छुटकारा हो गया, बट फिजिक्स में आपको ऑन एंड ऑफ वो मैथ्स देखने के लिए मिलता रहता है। दुखद है, बट नीट में भी मैथ्स आ रही होती। दुखद है, बट प्लस टू को जो फिजिक्स का पेपर मेडिकल वालों को आता है वही नॉन मेडिकल वालों को आता है। दुखद है कि इनमें से कुछ चैप्टर्स आपको मैथ्स में पढ़ने होते हैं, बट उसको पहले फिजिक्स टीचर हमें पढ़ाना पड़ता है। पर इसमें अच्छी बात क्या है कि आप इन सारे दुख में ढूंढो सुख, और सुख ये है कि मेडिकल लेकर भी मैथ्स का वो पार्ट पढ़ने के लिए मिल रहा है, नॉन मेडिकल लेके भी जो पार्ट आपको मैथ्स में बाद में पढ़ना था को बता रहा हूं। बट इसमें इतनी सारी मैंने स्टोरी क्यों सुनाई आपको? क्योंकि बिकॉज ये मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स के चैप्टर का पार्ट है, तो इसकी नॉलेज बहुत डेप्थ में भी जा सकती है, बट उसमें से हम उतना ही पार्ट उठाएंगे जितना हमारे काम का है। हम इसमें से उतना ही पार्ट उठाएंगे जितना हमारे काम का है। क्यों फिजिक्स में इसको पढ़ने की जरूरत है? तो पढ़ने की इसलिए जरूरत है कि बेसिकली फिजिक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। मेरे तो ठीक है, तो फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। क्यों? जैसे मान लो आपको किसी की स्पीड कैलकुलेट कर, एस इजिकल टू यूटी होता है फॉर्मूला, या एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में तो सब पुट कर लोगे, बट यू को टी से मल्टीप्लाई करना प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन टी स्क्वायर करना, जरूरत तो मैथ्स की पड़ी फिर अपने। इस तरह के बहुत सारी चीजों की मैथ्स में जरूरत पड़ती है। इसमें से एक मैथ्स का पार्ट, जैसे फिजिक्स के अलग अलग ब्रांचेस हैं, वैसे ही मैथ का एक ब्रांच है। पूरे ध्यान से सुनना, मजे से सीखना, तो आपको बहुत मजा आएगा। दैट पार्ट इज नोन एज कैलकुलस। सुनना, सीखना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब, और ये धीरे धीरे आपके लिए बहुत जरूरी बनता जाएगा। पूरी प्लस वन से लेके प्लस टू तक आपको इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। क्या पार्ट है इसका? नाम क्या है बोलो बच्चों? कैलकुलस। व्हाट इज कैलकुलस? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कैलकुलस है किसका ब्रांच बोलो बच्चों? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसे ही कोई गेस मार सकता है या किसी को नॉलेज हो कि कैलकुलस को इन्वेंट किसने किया था? कोई गेस? नाम बहुत फेमस है, फिजिक्स में बहुत फेमस नाम है, उसके बिना फिजिक्स में आप चैप्टर नहीं पढ़ सकते। न्यूटन। हाँ, जहां मर्जी, जहां सारा सेंटर अपना है। ठंड लग रही है? हाँ, ठीक है। तो कैलकुलस जो है ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, एंड इट इज बीइंग इन्वेंटेड बाय न्यूटन। न्यूटन साहब ने इसको इन्वेंट, और आप सबको पता है कि न्यूटन एक ग्रेट फिजिसिस्ट थे। ठीक है, मैथमेटिक्स तो हमें आनी पड़ती है, आप सबको थोड़ी बहुत आनी पड़ेगी, बट ये ग्रेट फिजिसिस्ट थे। तो अब दो सवाल आता है कि न्यूटन ने कैलकुलस को क्यों ढूंढा? कुछ तो जरूरत पड़ी होगी, तभी ढूंढा होगा। क्यों जरूरत पड़ी, कैसे जरूरत पड़ी, इसको डिटेल में मैं आपको आज और आने वाली क्लासेस में सिखाऊंगा कि न्यूटन को क्यों जरूरत पड़ी कैलकुलस को ढूंढने की, और कैलकुलस है क्या, और कैलकुलस में हमने पढ़ना क्या है। तो पहले मैं कैलकुलस का आपका बेस तैयार करता हूं। मेरी बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज
जितनी भी अभी इसकी मैथमेटिकल टूल्स की क्लासेस लगेंगी उसमें से कोई भी मिस मत करना। अगर आप मिस करके दूसरी क्लास में बैठोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अगर गलती से आप बीमार हो गए या कोई प्रॉब्लम हुई, मिस हुई, तो प्लीज लेक्चर देख के ही अगली क्लास लगाना। अदरवाइज अगर मिसिंग लिंक होगा तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। आओ शुरू करते हैं कैलकुलस। कैलकुलस पढ़ने से पहले मुझे मैथमेटिक्स का एक पार्ट आपको समझाना और पढ़ाना होगा, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। कोई समझता है बच्चों फंक्शन? एनीवन? एनीवन? फंक्शन, 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 फंक्शन छोटी, फंक्शन। लड़कियों को तो फंक्शन पता होता है ना? वो फंक्शन नहीं, ये फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन। क्या होता है फंक्शन? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन। थोड़ा बोलोगे तो भी, ऐसे बैठे रहोगे तो खो जाओगे ख्याल हो। दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू x, अगर x की वैल्यू 1 पुट करूं तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 पुट करूं तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 पुट करूं तो y की वैल्यू, एंड सो ऑन। सो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। तो मैं कहूंगा y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन कहने का क्या मतलब है? पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू डाल रहे हो y की वही वैल्यू मिल रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा? y इज अ फंक्शन ऑफ x। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा और देखना, अगर मैं इसी के जगह पर एक और एग्जांपल ले लूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पुट करो, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 पुट करो, y की वैल्यू 9। अगेन y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, इसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं, नाम बता दे रहा हूं, इसको क्या, कौन सा फंक्शन कहते हैं बोलो बच्चों? लीनियर फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन है, आपने पढ़ा भी होगा। इसको कैसे कहेंगे बोलो बच्चों? एल्जेब्रिक फंक्शन। क्यूब लगाया जाएगा तो क्या कहेंगे बोलो? क्यूबिक फंक्शन, है ना? स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर फंक्शन, क्यूब हो गया तो क्यूबिक फंक्शन। बट इन सबका मतलब क्या है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। यस सर। बेटा अगर आप x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू ले रहे हो, इसको हम ऐसे कह सकते हैं फंक्शन को समझने के लिए कि मान लो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में जो आप दे रहे हो दैट इज कॉल्ड इनपुट, जो आप ले रहे हो दैट इज कॉल्ड आउटपुट। ये समझते हो इनपुट और आउटपुट? जैसे मान लो आपने अपने ओवन में कोई चीज रखी केक बनाने के लिए, दैट इज इनपुट। जो बाहर निकला वो केक निकला, दैट इज आउटपुट। और ओवन क्या है? उस सारे काम को करने वाला फंक्शन। तो जो आप इनपुट दे रहे हो वो कौन है? मेरा x। और जो आप आउटपुट ले रहे हो वो कौन है? मेरा y। तो जिसकी वैल्यू पुट करोगे वो कहलाएगा इनपुट, जो जिसकी वैल्यू लोगे वो कहलाएगा आउटपुट। तो जिसकी वैल्यू इनपुट होगी, यहां पर x को मैं इनपुट ले रहा हूं और y को क्या ले रहा हूं? आउटपुट। अगर मेरा x इनपुट है और y मेरा आउटपुट है तो मैं क्या कहूंगा बोलो? y इज अ फंक्शन ऑफ x। आपको जो भी आउटपुट मिलता है वो आपके इनपुट का ही नतीजा होता है। एग्जाम्पल, आप रोज 8 घंटा पढ़ रहे हो तो आपकी इनपुट बहुत ज्यादा है, तो आपका टेस्ट का आउटपुट भी अच्छा आएगा। आप रोज 1 मिनट पढ़ रहे हो, आपकी इनपुट कम है, आउटपुट भी वैसा आएगा। आप रोज 15 पूड़ियां ब्रेकफास्ट में खा रहे हो, आपको आउटपुट मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप पूरे पूड़ी बन जाओगे, है कि नहीं? जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट मिलेगा। तो x जो इनपुट है, तो y क्या है? मेरा आउटपुट। x क्या है? इनपुट। तो हम क्या कहेंगे? y इज अ फंक्शन ऑफ x। एनी आउटपुट इट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। बोलो बेटे ऐसा है कि नहीं? अच्छा, तो लिखो फंक्शन। सबसे पहले लिखो फंक्शन। फंक्शन, फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स।
relation between two dependent variables. Dependent variable, है ना? और लास्ट में एग्जांपल, फंक्शन relation between two dependent variables. बातें नहीं बच्चों, नोट डाउन करो ध्यान से। हो गया? कर लो आराम से। अरिंदम, दिव्या, हरनाज, हर्षिता, हर्षिता, हर्षवीर, जलनित, जपराज, हयाती, लक्ष्य, मनमीत, मनमीत बोलो यार, नवकीरत, रणवीर, स्नेहप्रीत, सुदीक्षा, सुहाना, बलवीर, त्रिमान, त्रिमान भाई, विहान, विक्रांत, जोई। जोई कल टेस्ट नहीं दिया बेटा? चलो ठीक। नैन्सी, आपका नाम स्प्रीत, आपका नाम है? ठीक। आपका नाम क्या बेटा? डन। चलो आगे चले। अब लिखो टाइप्स ऑफ फंक्शन। नोट डाउन हो गया? करो भाई, जल्दी करो, थोड़ा स्पीडली करो काम बच्चों, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन होता कैसा कैसा है? टाइप्स ऑफ फंक्शन, सबसे पहले लिखो अलजेब्रिक फंक्शन। द फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन। सेकंड लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दो तो आपको पता है, तो अपना शुरू हो गया टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन कौन सा है बोलो बच्चों? अलजेब्रिक फंक्शन। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा है लॉगरिदमिक फंक्शन। आप में से किसी बच्चे ने अभी से पहले कभी लॉग वर्ड का नाम सुना है और कभी देखा है? ये LOG, लॉग, है ना? देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैं इसकी बात बाद में करूंगा, केवल नाम आपको बता दूं। एंड फोर्थ इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसा फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा होता है e रेज टू द पावर x। किसी ने इसको पहले देखा है? देखा है? कहां देखा था भाई? स्कूल में? अच्छा, स्कूल में शुरू हो गया तुम लोग का ये मैथमेटिकल? अच्छा ठीक है, तभी मैं कहूं 9th-10th में तो नहीं पता है। कितने स्कूल में मैथमेटिकल टूल्स हो गया? आप लोग स्कूल में मैथमेटिकल टूल्स, अभी मैथमेटिकल टूल्स चल रहा है? हाँ करेंगे। तो एक लॉग एक तरह का फंक्शन होता है, एक्सपोनेंट एक तरह का फंक्शन होता है, इसके बारे में मैं बाद में आपको सिखाऊंगा, है ना? अभी आपको वो सिखाऊं जो आप अच्छे से जानते हो, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनकी डिटेल बात करेंगे, ठीक है? ये भी एक तरह का फंक्शन होता है, ये दोनों आप मैथ्स में भी पढ़ोगे, मैं थोड़ी थोड़ी बात आपको बताऊंगा। पहले एग्जांपल से समझते हैं कौन अलजेब्रिक फंक्शन है। जैसे मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन।
अगर मैंने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 9x लिखा, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। तो जहां कहीं भी ये एल्जेब्रा इन्वॉल्व है, इसको हम क्या कहेंगे बोलो बच्चों? इट इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन। लेकिन अगर मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये कैसा फंक्शन हो गया बोलो बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन जीरो जीरो, बताइए होगा आपको। तो अगर मैं x की वैल्यू जीरो पुट करूं, अब देखना दोबारा जरा सा ये ऑपरेशन कैसे बन गया। इनपुट क्या दे रहे बोलो बच्चों? x। आउटपुट क्या बोलो बच्चों? y। दोबारा यहां लिख दे रहा हूं, दिस इज माय इनपुट, दिस इज माय आउटपुट। देखना कैसे रिजल्ट बदलता है। और अगर फंक्शन साइन का हो, किसका हो बोलो? फंक्शन साइन का। साइन एक्स, अगर मैं x की वैल्यू जीरो डाल दूं तो साइन जीरो, बोलो यार जीरो। तो अगर आपने इनपुट जीरो दिया और फंक्शन साइन का है तो आउटपुट भी क्या मिला? जीरो। ऐसे देखो, साइन जीरो जीरो, साइन 90 1। तो अगर मैंने इनपुट पे 90 दिया तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? 1। तो जो बीच में है वो कौन कहलाएगा? मेरा फंक्शन। जैसे इसी का उल्टा देखो, मैं यहीं पे एग्जांपल लिख रहा हूं। यहां पर इफ x इज इक्वल टू जीरो तो y इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 90 साइन 90 1। इसी के उल्टा मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको ले लूं और फिर से मैंने एक बॉक्स ले लिया और मैंने साइन के जगह कोसाइन लिख लिया। कॉस को ही कोसाइन भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम कॉस कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कोसाइन। और यहां पे मैंने x दिया और इनपुट पे मैंने y लिया, तो x इज इनपुट और y इज आउटपुट। कॉस की वैल्यू याद है बच्चों? कॉस जीरो 1, कॉस 90 जीरो। तो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू जीरो डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी बन गई? 1। और यहां पर अगर x की वैल्यू 90 डालूंगा तो y की वैल्यू, सो x की सेम वैल्यू के लिए y की वैल्यू बदल जा रही है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? फंक्शन पे। क्योंकि यहां पर x इज अ फंक्शन ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ साइन x और यहां पर y इज अ फंक्शन ऑफ cos x। तो ये ऑपरेट साइन की तरह करेगा, ये ऑपरेट cos की तरह करेगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? है ना? तो इसी तरह से दो तरह का मेजर फंक्शन हो गया हमारे पास। कौन कौन सा बोलो बच्चों? एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक बात है। इसी तरह से दो और फंक्शंस हैं। कौन कौन सा बोलो? नाम से केवल जान जाओ। कौन कौन सा? लॉगरिदमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाम जानो। जैसे तुमने ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ा था ना, कब पढ़ा? 9th में कि 10th में? 10th में पहली बार पढ़ा। अगर 9th में तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताया था तो तुम्हें ऐसे ही अजीब लगता कि ये क्या है। फिर तुमने पढ़ा साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, सब कुछ तुम्हें पता लग गया। वैसे ही तुम पढ़ोगे मैथ्स में लॉग और एक्सपोनेंट के बारे में भी। एक और बात बता दूं, मन में चल रहा है बोलने के लिए, कि लॉग और एक्सपोनेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। जैसे जैसे साइन का उल्टा, मल्टीप्लीकेशन का रिवर्स प्रोसेस, ऐड का रिवर्स प्रोसेस, नहीं मल्टीप्लाई का सब्ट्रैक्ट। यार देखो, इधर x प्लस टू इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? उधर से इधर आके साइन क्या हो जाता है? चेंज। ऐसे और देखो, x प्लस 5 इज इक्वल टू y है, यहां मल्टीप्लाई है, यहां डिवाइड है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? तो मल्टीप्लीकेशन चेंज होके क्या बनता है? प्लस चेंज होके क्या बनता है? वैसे ही लॉग चेंज होके EX बनता है या EX चेंज होके लॉग बनता है। बस इतनी बात बता दें। ठीक है? नई तरह के लोग हैं, हम इनसे मिले नहीं है, बाद में मिले, तुमको मिलवाएंगे तुम्हारे मैथ्स टीचर। मेडिकल वालों का पहला और आखिरी सहारा मैं ही हूं। मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे थोड़े लेटर स्टेज पर। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ना क्या था आज? पहले हमने क्या सीखा? फंक्शन। क्या सीखा हमने? फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कितने तरह का फंक्शन? 4 तरह का फंक्शन। कौन कौन सा? एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। अब आपने बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना क्या था? कैलकुलस। किसने इन्वेंट किया? इसके कैलकुलस के 2 ब्रांचेस हैं। न्यूटन ने एक साथ 2 ब्रांचेस बनाए। एक का नाम रखा गया डिफरेंशिएशन। क्या नाम रखा गया? एक का डिफरेंशिएशन और दूसरे का नाम रखा गया इंटीग्रेशन।
सो कैलकुलस का एक ब्रांच क्या कहलाया बोलो बच्चों? डिफरेंशिएशन। और दूसरा ब्रांच क्या कहलाया बोलो बच्चों? इंटीग्रेशन। मतलब क्या होता है? ये आराम से सीखेंगे। तो ये दो अलग अलग ब्रांचेस है। फिर से एक बात आप याद रखना, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस। अब मैं तुमको एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूं कि हमें डिफरेंशिएशन पढ़ने की जरूरत क्यों। मान लो हमने डिसाइड किया कि हम दिल्ली चलते हैं, केजरीवाल से मिलते हैं। तो सुबह निकले हम 12 बजे। कितने बजे निकले हम सारे? 12। और शाम को 6 बजे दिल्ली पहुंच गए। कितने बजे दिल्ली पहुंच गए बोलो? 6 बजे। कितना टाइम लगा? 6 घंटा। मान लेते दिल्ली 400 किलोमीटर है। कितनी दूर है दिल्ली? 400। तो कितनी अपनी स्पीड भाई? कितनी स्पीड? कितना डिस्टेंस था? 400। टाइम कितना लगा? ये किलोमीटर है, ये आर है। बताओ भाई कितनी स्पीड है मेरी? हम सबकी एक ही ट्रक में गए थे हम सारे। कितना टाइम? जल्दी बोलो। 6 पॉइंट, हट, इतनी स्लो। 66 पॉइंट 6 पॉइंट की स्पीड से पहुंचेंगे तो केजरीवाल के अगले बर्थडे पर मिलेंगे। 66.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा रहे हैं। चलो ठीक ठीक लगा लेते हैं, बीच में हम 70 की स्पीड पे टेंटेटिव। ये ठीक लग रहा है? या एक्यूरेट मानना है तो ये मान लो। एक बात बताओ, जब तुम अपने घर से निकले थे तब तुम्हारी स्पीड 70 होगी? नहीं। जब तुम हाईवे पर होगे जीटी रोड पे तब तुम्हारी स्पीड 70 होगी? नहीं। जब घर से निकले होगे लुधियाना के ट्रैफिक में होगे तुम्हारी स्पीड 15, 20, 25, 30 होगी। जब तुमको हाईवे मिला होगा तुम्हारी स्पीड 90, 100, 110 के बीच में होगी। जब तुम दिल्ली के फिर गंदे ट्रैफिक में फंसे होगे तुम्हारी स्पीड फिर 15, 20, 25 होगी। तो तुमको जो वैल्यू मिली, इस वैल्यू को क्या कहेंगे? एवरेज वैल्यू। कौन सी वैल्यू कहेंगे इसको? एवरेज वैल्यू। क्या इस स्पीड पर हम सारी रास्ते मूव कर रहे थे? ना। इसका मतलब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली। तो हमारे पास हमेशा स्पीड का कौन सा फॉर्मूला है? अभी आऊंगा मैं इस चैप्टर में भी। स्पीड का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है बोलो बच्चों? और ये फॉर्मूला तुम्हें क्या लग रहा है? पूरी तरह से सही फॉर्मूला है कि थोड़ा बीच बीच का फॉर्मूला है? बीच बीच का फॉर्मूला है भाई। ये हमें कौन सी वैल्यू दे रहा है? एवरेज वैल्यू। ये हमें कौन सी वैल्यू दे रहा है? एवरेज वैल्यू। वो वैल्यू जिस वैल्यू पर हम तो मूव ही बहुत कम समय पर किया होगा। अगर आपने पूरी समय रास्ते पे स्पीडोमीटर देखते हुए जाओगे तो मैक्सिमम टाइम 5 या 10 बार ऐसा रहा होगा जिस आप इस स्पीड पर या इस स्पीड पे मूव कर रहे होगे। बोलो यस। प्रॉब्लम समझ में आई? क्या प्रॉब्लम? अगर मैं तुमसे पूछता कि जब तुम अंबाला क्रॉस कर रहे थे तो तुम्हारी स्पीड कितनी थी, आप इस फॉर्मूला से मुझे नहीं बता सकते हो? नहीं बता। मान लो तुम अपने घर से निकले और मेरा घर दिल्ली जाने के रास्ते पर आता है, तो मैंने कहा मैं अपने छत पर तुमको जाते हुए देखा था, तुम्हारी कार मेरे घर छत से मैंने देखा, तुम सामने से निकलकर जा रहे थे। जब मैंने तुमको देखा तब तुम्हारी स्पीड कितनी थी? यू कैन नॉट फाइंड यूजिंग दिस फॉर्म। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? पहले तो प्रॉब्लम समझे ना कि न्यूटन को क्या जरूरत पड़ी एक नया ब्रांच इन्वेंट करने की। इतना कुछ तो पहले से पढ़ने के लिए था, एक और चैप्टर जोड़ दिया। और प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है। प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है। क्या जेन्युइन है? कि हमें फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू कौन सी मिलती है? एवरेज। हमें फॉर्मूला पुट करके वैल्यू कौन सी मिलती है? एवरेज। हमें कौन सी वैल्यू नहीं मिलती? इसको टर्म दिया गया इंस्टेंटेनियस। कौन सा टर्म दिया गया? इंस्टेंटेनियस। दैट इज वैल्यू एट दैट इंस्टेंट। दैट इज वैल्यू एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंस पर मुझे स्पीड या वेलोसिटी नहीं मिल रही। ऐसा बहुत सारी चीजें हो सकती। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और देख के बताता हूं, थोड़ा और समझना, और फिर डिफरेंशिएशन का मतलब समझाऊंगा। मेरे डिफरेंशिएशन करने से पहले डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आना चाहिए। स्कूल वाले सीधे फॉर्मूला लिखा के डिफरेंशिएशन करना सिखाना शुरू करा देते, बच्चे को समझ ही नहीं आता कि ठीक है सर हमें करना आ गया ये, बट हम कर क्यों रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है ये बात समझना।
डिफरेंशिएशन वर्ड इस चीज के लिए बना, अगर मुझे कभी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी चाहिए। बच्चों ध्यान देना बोर्ड पर, क्या चाहिए मुझे, बोलो बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। अब इसका क्या मतलब है, मैं एग्जांपल देके आपको समझा। मान लो आप एक बलून ले लो और उस बलून को फूकना शुरू करो। आप फूक रहे हो, बलून का क्या बढ़ रहा है? रेडियस। देखो जो बोलो, बस घूरो मत मेरे को। अगर फूक रहे हो तो बलून का क्या बढ़ेगा? रेडियस। तो तुम फूक रहे हो, बलून का रेडियस बढ़ रहा है। जिस रेट से तुम फूक रहे हो, यू आर ब्लोइंग द एयर इन इट, एक रेट से उसका रेडियस भी बढ़ रहा है। इसको क्या कहेंगे? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस ऑफ बलून विथ रेस्पेक्ट टू, है ना? ठीक बात है। और कुछ समझते हैं? किसी को एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन आती है? क्लास 9th में एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन, एनीवन? व्हाट इज एक्सेलेरेशन? एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन छोटी, एक्सेलेरेशन। और कुछ? हाँ बोली छोटी। और उसके नीचे टाइम भी लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अपनी फिजिक्स में जो दो चीजें आपने 9th में पढ़ी हुई है, ये ऑलरेडी रेट ऑफ चेंज है, चेंज नहीं अकेला। ये क्या है बोलो बच्चों? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब ये होता है कि ये किस रेट से चेंज हो रहा है। जस्ट अ मिनट। डिफरेंशिएशन, कब हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत है? जब भी मुझे क्या चाहिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ये हर जगह यूज हो सकती है। आपको जान के हैरानी होगी कि डिफरेंशिएशन कई बार कॉमर्स के बच्चों को भी पढ़ाई जाती है। हर किसी को डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके नेल्स हैं, ये बढ़ते कितना ही रहता है। नहीं बढ़ रहा तो फिर डॉक्टर दिखाओ, नहीं तो बढ़ रहा होगा। बोलो बढ़ रहा होगा नहीं बढ़ रहा होगा। मान लो ये नेल है किसी का और ये 1 महीने में इतना बड़ा हो जाता है। ध्यान से सुनना बात को, अगर डिफरेंशिएशन पहले समझो फिर मैं इसको करना सिखाऊंगा। तो पहले आपकी नेल इतनी बड़ी थी, 1 महीना में इतना बड़ा हो गया। तो 1 वीक में भी कुछ बड़ा हो रहा होगा। बोलो ये सुन लो, बोलो। एक ही दिन में तो नहीं बढ़ जाता ना, पता नहीं लगता। आप देखते तब वो, जब वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में बढ़ चुका है। तो 1 महीने में इतना बड़ा हुआ है, तो 1 वीक में भी कुछ बड़ा होगा। बोलो ये सुन लो। 1 वीक में कुछ बड़ा होगा तो 1 दिन में भी कुछ बड़ा होगा। बोलो ये सुन लो। इसका मतलब है कि वो 1 घंटे में भी कुछ बड़ा होगा। बोलो ये सुन लो।
इसका मतलब है एक सेकंड में भी कुछ बड़ा होगा, बोलो यस और नो। तो वो हर सेकंड किस रेट से बढ़ रहा है, ये आप डिफरेंशिएशन से फाइंड कर, आप किसे फाइंड कर सकते हो बोलो, डिफरेंशिएशन। जैसे आप यहां से दिल्ली पहुंचे, तो आप 6 घंटे में एक डिस्टेंस कवर कर रहे हो, बोलो यस और नो। तो इसका मतलब है कि आप 1 घंटे में भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे होगे, बोलो यस और नो। आप 1 सेकंड में भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे होगे, बोलो यस और नो। तो अगर आपको हर सेकंड का डिस्टेंस कवर मिल जाए, तो आप किसी भी जगह पे उस पार्टिकल की पोजीशन क्या कर सकते हो, बोलो, बता सकते हो। और दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये कोई एक रॉड है और आप इसको हीट करना शुरू कर दो। पहले डिफरेंशिएशन को समझो, इसका फिजिकल मीनिंग। तो हीट करने से रॉड क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी, घटेगी, सेम रहेगी? बढ़ेगी, घटेगी, सेम रहेगी? किसी भी चीज को हीट करो भाई साहब, वो हमेशा बढ़ता होता है। जब गर्मियों के दिनों में, जो क्लास 8 लेवल साइंस, लोगों ने साइंस की बिल्कुल हैप्पी बर्थडे कर रखा है। किसी भी गर्मी के दिनों में दो पोल्स के बीच में इलेक्ट्रिक जो तार लगी होती है, वो नीचे हो जाती है। क्लास 8 लेवल क्वेश्चन आता हो, क्यों नीचे हो जाती है? किसी भी चीज को हीट कर लो, उसकी लेंथ हमेशा क्या होती है, बोलो, एक्सपैंड करती है। किसी चीज को हीट करो, इट विल ऑलवेज 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 एक्सपैंड। तो मान लो ये एक रॉड है और आप इस रॉड को हीट कर रहे हो, तो इसकी लेंथ सेम रहेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। अगर हर सेकंड आप उसको कुछ हीट दे रहे हो, तो हर सेकंड इसकी कितनी लेंथ बढ़ रही है, ये आप कैसे फाइंड कर सकते हो, बोलो बच्चों? डिफरेंशिएशन। मतलब कोई भी एक चीज दूसरे के रेस्पेक्ट में बदल रही हो, तो उस वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, बोलो बच्चों? डिफरेंशिएशन। जिसने ये गाना लिखा था ना, तुम क्या से क्या हो गए देखते देखते, ये डिफरेंशिएशन। कुछ थे, कुछ हो गए, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज डिफरेंशिएशन। कोई भी चीज जो बदल रही है, अगर मुझे उसका रेट पता करना हो, तो क्या यूज कर सकते हैं, बोलो? डिफरेंशिएशन। मान लो विक्रांत की हालत देखते हुए हमने इसको संडे को 10 पूड़ियां खिलानी शुरू की, और इसका वेट कुछ ग्राम बढ़ना शुरू हो गया। तो हर संडे इसका कितना वेट बढ़ रहा होगा, हम कैसे निकाल सकते हैं, बोलो? नहीं, इतनी नजर से मत देखो, ठीक है, वो बेचारा देख रहा है ऊपर से नीचे की, बहुत ही पोलियो ग्रसित नहीं है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज, किसी भी चीज का चेंज है ना, कोई भी चीज चेंज कर रही हो, इसको हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, बोलो बच्चों? डिफरेंशिएशन। अब इसको लिखने का एक तरीका है, ध्यान से सुनना, दो चीजें सीखेंगे इसमें भी। अब क्या समझ में आया अपने को? हमने फंक्शन सीख लिया। हमने क्या सीख लिया, बोलो बच्चों? फंक्शन। फंक्शन कितने तरीके के, बोलो? 4। कौन कौन सा? एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। ये बात हमने समझ। फिर कैलकुलस के 2 हिस्से, कौन कौन सा, बोलो? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, बोलो? डिफरेंशिएशन। पहली बात, न्यूटन को क्या प्रॉब्लम आई? किसी की भी चेंज का एक पर्टिकुलर टाइम पर वैल्यू पता नहीं हमें चल रहा था। हमारे पास फॉर्मूला हमेशा कौन सी वैल्यू देता था, बोलो? एवरेज वैल्यू। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए थी, बोलो? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एट दैट इंस्टेंट। इसके लिए हमने क्या यूज करना शुरू किया, बोलो? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कैसे पता चलेगा कहीं यूज करना है, तो उसके लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया, बोलो बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में अगर बदल रहा है, तो इस रेट को हम कैसे पता कर सकते हैं, बोलो बच्चों? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये डिफरेंशिएशन है वेलोसिटी या स्पीड का। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस लिखोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा? स्पीड। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिखोगे, तो क्या बन जाएगा, बोलो? वेलोसिटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए फिजिक्स में जरूरत पड़ी। ठीक बात है, बात समझ में आ रही है? तो कहीं भी रेट ऑफ चेंज दिखेगा तो वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसको लिखते कैसे हैं, जरा ध्यान से देखो। इसको लिखने का तरीका होता है dy बाय dx। अब ये d कैसे बना, ये भी आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले अभी एक स्टेप करके लिखते हैं। जैसे ये किसका सिंबल है, अरे बोलो?
ये तो अगर ऐसे लिखोगे तो ध्यान से देखना क्या होगा, यहां जो लिखा होगा y, इसका मतलब है इसकी डिफरेंशिएशन कर। अभी पूरी बात समझाता हूं, 2 मिनट तक सुनना। और नीचे में जो लिखा होगा x t, दोनों जगह लिखा होगा डिफरेंशिएशन की, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर। अब बोलोगे सर आपने ये क्या लिखा? कॉमन लैंग्वेज से डे टू डे लाइफ से रिलेट करोगे तभी फिजिक्स सीखो। 1 मिनट जरा रुको ना। आपने अभी स्पीड की, स्पीड को अगर मैं v से लिख रहा हूं तो आपने स्पीड की डेफिनेशन में देखो क्या बोली, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले आप लिखोगे d, कौन चेंज हो रहा है, पहले कौन चेंज हो रहा है? यार इतनी बार बोला है, तुम लोग कैसे पढ़ोगे यार। पोजीशन, कौन चेंज हो रहा है? पोजीशन, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम। तो जो चेंज हो रहा है वो हमेशा आएगा न्यूमरेटर में, और जिसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो किस में आएगा? डिनोमिनेटर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो न्यूमरेटर में आएगा मतलब उसी की डिफरेंशिएशन करनी है। हम डिफरेंशिएशन किसकी करते हैं? किसी न किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हैं। किसकी डिफरेंशिएशन करते हैं? किसी न किसी फंक्शन की। तो ये वेलोसिटी में x का मतलब क्या है? कौन चेंज हो रहा है? x क्या था मेरे पास? पोजीशन चेंज हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। जरा एक्सेलरेशन देखो, व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आप किसको डिफरेंशिएट करोगे? बोलो बच्चों, वेलोसिटी को। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे इसको पूड़ियां खिला रहा था, कौन बढ़ रहा था इसका पेट का? रेडियस। तो डी आर बाय डी टी, व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ पेट, और डी टी टाइम। तो ये डी आर बाय डी टी मुझे क्या देगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एक रॉड था, इस रॉड की लेंथ थी एल। रॉड की लेंथ कितनी थी बोलो बच्चों? एल। आपने इसको हीट करना शुरू किया, रॉड की लेंथ सेम रहेगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी? बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्या लिखोगे बोलो? डी एल बाई डी टी। क्या देगा ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम हर जगह मैं टाइम लिख रहा हूं, पर जरूरी नहीं है कि टाइम ही हो। जैसे अगर मैंने कहीं पे लिख दिया dy बाई डी एक्स, इसका मतलब कौन बदल रहा है? y। किसके रेस्पेक्ट में? इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलोगे? बोलो, रेट ऑफ चेंज। बोलो बोलो मेरे साथ, मेरे को 20 साल होने वाले हैं, तुम पहली बार सीख रहे हो, मुंह में पान डाल के बैठे हुए हो। dy बाई डी एक्स में y क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बोलते चलो एक बार जरा फटाफट। अगर मैं लिख दिया dp बाई dt, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू t। अच्छा याद करो, p क्या होता था ना? मोमेंटम भी होता है। p से क्या लिखते हैं? मोमेंट पावर भी होता है, मोमेंटम होता है। और ये क्या होता है बोलो? टाइम। पता यही न्यूटन सेकंड लॉ है, बाद में दिखा दूंगा। तुमने तो न्यूटन सेकंड लॉ ऐसे रट्टा मारा हुआ होगा, F इज इक्वल टू एम ए। बोलो यस और नो, है ना? पर न्यूटन सेकंड लॉ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिखाऊंगा, आएगा न्यूटन लॉज ऑफ चैप्टर आपको। खैर चलो वापस आते हैं, पहले फ्लो बनाते हैं। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू p। तो क्यों पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन? टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो बोलोगे सर आपने फंक्शन क्यों पढ़ाया? कौन बदलेगा? पता है कौन बदलता है? फंक्शन बदलता है। किसी भी चीज को कैसे लिखते हैं? किसी न किसी फंक्शन की हेल्प से। आप मैथमेटिक्स में ये बात सीखे होंगे, अगर मुझे कुछ लिखना है कि यहां से यहां तक कोई चीज वेरी कर रही है, तो उसको आप हमेशा किसकी हेल्प से लिखते हो? फंक्शन की हेल्प से। क्यों पढ़ते हैं हम साइन? क्यों पढ़ते हैं कॉस? क्यों पढ़ते हैं टैन?
ताकि हम बता सकें कोई चीज दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रही है। एक बार फ्लो बनाता हूं, आखिरी पार्ट को इंक्लूड करता हूं बस यहां। सबसे पहले क्या सीखा? फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप का? चार। चार फंक्शन का हमने क्या सीखा? कैलकुलस। कैलकुलस के दो ब्रांचेस, कौन कौन सा? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी किसी के साथ बदल रही हो, तुम हर टेस्ट में अपने मार्क्स इंप्रूव करते जा रहे हो, तो इट इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ योर मार्क्स विथ रिस्पेक्ट टू टेस्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसने पुड़िया खाने शुरू की, पेट का रेडियस बढ़ना शुरू हो गया। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू पूड़ी। मान लो 10 पूड़ी खिला रहा था, इतना रेडियस बढ़ा, इसको 15 खिला दे, रेडियस इतना बढ़ा हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज, मान लो अभी इस रूम का टेम्परेचर पहले 30 डिग्री था, तुमने एसी चला दिया, रूम का टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू कूलिंग। कूल हो रहा है तभी टेम्परेचर गिर रहा है। बोलो ये सर, मैं इसको बंद करके हीटर चला दूं, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू हीटिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी एक चीज दूसरे के रिस्पेक्ट में बदल रही हो तो वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। हमें फिजिक्स में क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फोर्स क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सीखने से मैं सीख लो, क्या दिक्कत है? व्हाट इज फोर्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन क्या होती है, समझ में आ गई बात? अब हम समझते हैं डिफरेंशिएशन करते कैसे। तो एक स्टेप आज सिखाऊंगा बस, एक या दो स्टेप सिखाऊंगा बस। पहला स्टेप, मान लो y एक कांस्टेंट है। y क्या है बोलो बच्चों? एक। इससे थोड़ा समझ में आएगा और फिर अगले स्टेप में मैथमेटिकली करना सिखाऊंगा, देखना फटाफट सीख जाओ। कांस्टेंट है y, क्या है बोलो? y कांस्टेंट, जो कभी बदल 5 है। यहां भी 5 है, तुम्हारे घर भी 5 है, मेरे घर भी 5 है, जापान में भी 5 है, लंदन में भी 5। अगर मैं लिखूं dy बाई dx, तो पहला रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दिस इज रूल नंबर 1। क्या रूल नंबर 1? डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू। अच्छा, तुम सोच के बता सकते हो क्यों होगा ऐसा? क्योंकि कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन क्या देता है? रेट ऑफ चेंज। और कांस्टेंट कभी जो बदल नहीं सकता उसके डिफरेंशिएशन का रेट कितना होगा? 3 है कि नहीं? जो कभी बदल नहीं सकता उसके डिफरेंशिएशन का रेट कितना होगा? जैसे ये 100 है, अब 100 रुपीज का नोट मैंने छोटी को दे दिया, इसके घर जाके भी कितने रुपए का नोट रहेगा? 100। तो रेट ऑफ चेंज हो गया ना। 100 रुपीज का नोट पहले मेरे पॉकेट में था, अब उसके पॉकेट में चला गया, तो 100 रुपए के नोट की पोजीशन बदल गई, लेकिन 100 रुपए का नोट सेम रहा। तो किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा किसके बराबर होगी बोलो? 0। आप मुझे बोलते चलोगे, अगर मैं d बाय dx ऑफ 5 लिखूं, आंसर इज 0। अगर मैं d बाय dx ऑफ 100 लिखूं, आंसर इज, मैं d बाय dx ऑफ 10 रेज टू द पावर 10 लिखूं, आंसर इज, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कभी नहीं बदल सकती और डिफरेंशिएशन अपने को देता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये लिख लो यहां पर, क्या है पहला रूल? कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। अभी इसको और ग्राफिकली भी समझाऊंगा, बट पहले थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो कैलकुलस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन्वेंटेड बाय न्यूटन। कैलकुलस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन्वेंटेड बाय न्यूटन। क्या बोला न्यूटन भाई साहब में? व्हाट इज डिफरेंशिएशन? व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, you will use the concept of differentiation. Likewise, velocity is rate of change of position with respect to time. Acceleration is rate of change of velocity with respect to time. Force is rate of change of momentum with respect to time. डिफरेंशिएशन के रूल सीख रहे हैं। पहले हमने क्या सीखा? डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब हम क्या सीख रहे हैं?
डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, कैसे फाइंड करेंगे? तो रूल नंबर 1 क्या है? फॉर एनी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। और सेकंड रूल सिखाता हूं, एक रूल आप सीखेंगे, बस 2 रूल। रूल नंबर 2, अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, ये क्या है बोलो? एक फंक्शन। कैसा फंक्शन? नहीं बेटा, e एक्सपोनेंट में e लिखा, मैं यहां लिख देता हूं, वेयर x इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल एंड n इज कांस्टेंट। तो कैसा फंक्शन हो गया बोलो बच्चों? एलजेब्रिक फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया बोलो? एलजेब्रिक फंक्शन। लिखना छोड़ दो, एक दो एग्जांपल समझाता हूं, फिर आप तुरंत सीख जाओ। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है y को x के रेस्पेक्ट में, तो फिर आप dy बाई dx लिखोगे और y की जगह क्या लिख दोगे बोलो? x रेज टू द पावर n। तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे पहले मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही x रेज टू द पावर n के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बोलो बच्चों? अगर x की y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n है, जहां पर x एक क्या है बोलो बच्चों? वेरिएबल, और n क्या है बोलो बच्चों? एक कांस्टेंट। तो dy बाई dx का फॉर्मूला होगा, जो x की पावर है उसको नीचे उतार दो और एक कम करके ऊपर ले। लाइकवाइज जैसे इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एग्जाम्पल देखना जरा, एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होगा फॉर्मूला बोलो बच्चों? x की पावर कितनी है? 2, तो क्या लिखोगे? 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2x। अगर मैं लिखा dy बाई dx ऑफ एक्स क्यूब, क्या होगा फॉर्मूला बोलो? रिजल्ट क्या होगा? 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर, आंसर इज। तो अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन कैसे बदल रहा है वो कौन बताएगा? 2x। तो इसकी डिफरेंशिएशन ये हो गई। और कोई देखो, अगर तुम्हें निकालना है dy बाई dx ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3 बाई 2, क्या होगा फॉर्मूला बोलो बच्चों? 3 बाई 2 एक्स रेज टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 1, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3 बाई 2 एक्स रेज टू द पावर LCM 2, 3 minus 2, result is going to be x raised to the power 1. ये रूल नंबर 2 हो गया डिफरेंशिएशन का, कि x वेरिएबल हो n कांस्टेंट हो। एक बच्चा मिस्टेक करता है इसके अंदर, वो जरा देख लो, dy बाई dx ऑफ 2 रेज टू द पावर x है, तो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी? सर हमें नहीं आती, सर हमें नहीं आती। क्यों? x क्या होना चाहिए था? वेरिएबल। x क्या हो गया? कांस्टेंट। n क्या होना चाहिए था? कांस्टेंट। n क्या हो गया? तो इसकी डिफरेंशिएशन हमें नहीं आती। कंफ्यूज मत होना, हमेशा नीचे वेरिएबल और पावर में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे रूल है, जो मैथ्स में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, हमें बहुत बेसिक्स पढ़ना है। एक जैसे एक एग्जांपल और मुझे करके दिखा दो आप क्विकली, dy बाई dx ऑफ x रेज टू द पावर 5 बाई 3, कितना आंसर होगा बोलो जल्दी से? 5 बाई 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5 बाई 3 माइनस 1, 5 बाई 3 एक्स रेज टू द पावर 5 में से 3 चला गया, 2 बाई 3। आई बात समझ? एक बार कंक्लूड करता हूं और फिर इसकी बात जो है वो आगे शुरू करेंगे। क्या क्या सीखा हमने आज बच्चों? सबसे पहले क्या सीखा? फंक्शन। फंक्शन क्या है? दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन। किन तरीके का फंक्शन? 4। कौन कौन सा? एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। बहुत बढ़िया। फिर हमने कौन सी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स सीखनी है? कैलकुलस। किसने इन्वेंट किया? न्यूटन। क्या प्रॉब्लम आई? हमें हमेशा एवरेज वैल्यू मिलती थी,
किसी इंस्टेंस पर पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलती, जिसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो उसने ब्रांच इन्वेंट किया जिसका नाम रखा कैलकुलस, जहां हम क्या सीखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। जैसे फिजिक्स में दो तीन हमें पहले से पता है, जैसे व्हाट इज वेलोसिटी, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट इज एक्सेलरेशन, rate of change of velocity with respect to time, what is force, rate of change of momentum with respect to time, and so on, there are so many, है ना। कोई भी चीज, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, आप लोगों को एग्जांपल समझा। जैसे मान लो आपने आइस ले, मान लो मैं छोटी ये कर गया, इसने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी, मैंने कहा मुझे और ठंडी चाहिए, क्या करेगी, उसके अंदर क्या मिला देगी, आइस। थोड़ी देर के बाद आइस क्या होनी शुरू हो जाएगी, मेल्ट, और कोल्ड ड्रिंक का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, आइस मेल्ट हो रहा है, चलो लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इसके बारे में बाद में बात करते हैं। आइस मेल्ट होगा, बोलो यस। तो क्यों आइस मेल्ट हो रहा है, रूम टेम्परेचर का हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, आइस, और उसी हिसाब से आइस क्या करता जा रहा है, मेल्ट। तो रेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ आइस विथ रिस्पेक्ट टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस। अगर मैं इसके घर सर्दियों में गया हूं और मान लो मैंने ठंडा मांग लिया कि ठंडा करके दे दो, तो आइस जल्दी, अच्छा इसको आइस जल्दी पिघलेगी कि लेट से पिघलेगी, लेट से पिघलेगी, बट गर्मियों में आइस तुरंत पिघल जाती है। दूसरा एग्जांपल लो, मान लो फिर मैं इसके घर गया, इसने मुझे चाय दी, अगर इसने चाय मुझे गर्मियों में दी है तो चाय तुरंत ठंडी होगी, लेट से ठंडी होगी। लेकिन अगर सर्दियों में गया हूं और इसके पीरियड से डिस्कशन चलनी शुरू होगी, भाई होमवर्क करती है कि नहीं करती है, तो उतने दिन में चाय जल्दी ठंडी होगी, लेट से ठंडी होगी, सर्दियों में जल्दी ठंडी। क्यों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द चाय टू द सराउंडिंग। इसको भी कैसे निकाल सकते हैं, बोलो, डिफरेंस। ये तो बहुत डेप्थ, बहुत बहुत वास्ट चीज है ये। अब इसको हमने थोड़ा सा यूज करना जितनी हमारी फिजिक्स में जरूरत पड़ी। तो दो रूल सीखा। पहला रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, और अगर एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, बोलो, n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। याद रखने का सिंपल तरीका, किसी वेरिएबल के ऊपर जो भी कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को नीचे रखो और ऊपर एक कम करके लिख, बात खत्म। इसके आगे की बात हम मंडे करेंगे आप, लेकिन तब तक डायमेंशंस की रिवीजन करते रहोगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।